एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं लंबित हैं, उनके एरियल सालों से वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको। और अगर लेने के लिए आप सोचिए, दुर्भाग्य है शायद हमारे यहाँ के अफसरों का कि उनको एक वकील करना पड़ता है और वो 50 से 40% लेता है। दिल्ली पुलिस को कोई पैसा ना दे, ऐसे पार्षदों का, ऐसे विधायकों का बहिष्कार होना चाहिए। भाई अपना मकान बनाओ, अपनी जमीन पे बनाओ, नक्शे से बनाओ। जितना पैसा ये जेई एई और अधिशासी अभियंता या डीसी मिलके जो आपका लाखों रुपया लेते हैं, उससे कम में आपका नक्शा पास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनए न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी भ्रष्टाचार का मामला हो या दिल्ली से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और आपको याद दिला दूं, डीसी सादरा साउथ जोन सीबीआई ने अरेस्ट किया। बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी रही उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में। और आज भी हम कोशिश यही करेंगे कि उसी बेबाकी से हमारे सारे जवाब, प्रश्नों के सारे जवाब मिले। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, गांधीनगर से होते हैं। अब आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते हैं हमेशा, क्योंकि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं जब भी कुछ मुद्दा होता है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला मैं सवाल ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेयर रहे हैं तो आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। मेयर ऑफिस कैसे काम करता है? अगर मेयर साहब कोई फैसला लेना चाहें दिल्ली और दिल्ली के जो एमसीडी के कर्मचारी उनके हित में, अकेले ले सकते हैं या फिर उनके साथ कौन कौन सी बॉडी जुड़ी हुई हैं जो मिलकर बेहतर फैसला लेते हैं? मैं कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन उसको देखना पड़ता है। मान लो मुझे कोई, मैं मेयर हूँ, मुझे फैसला लेना है, कर्मचारी के हित में लेना है, तो मुझे अपना बजट भी देखना पड़ेगा। मैं उनकी सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन बजट कहाँ से आएगा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम चाहें जो भी मेयर वो चाहें, कोई अच्छा, चाहे कर्मचारी के हित का फैसला हो, चाहे दिल्ली के हित का फैसला हो, उस फैसले को लिया जा सकता है। लेकिन उसमें हमें पहले दिल्ली की सीएम से बात करनी पड़ेगी, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। हम कर्मचारी के हित में ये फैसला लेना चाहते हैं, हम दिल्ली के हित में ये फैसला लेना चाहते हैं। और जब ट्रिपल इंजन है तो फैसला लेकर उसको लागू करने में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये सवाल इसलिए मैंने कहा, बहुत सारे लोग ये सोचकर मेयर साहब के पास चले जाते हैं कि वहाँ गए तो तुरंत शायद फैसला हो जाए। अब उनको शायद ये जवाब मिल जाता है कि बॉडी जुड़ी हुई हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल होता है शायद उसके अधीन। सर, एमसीडी का भ्रष्टाचार आप हमेशा उजागर करते रहते हैं। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं कि इस पन्हा पर इतने लंबे अरसे से भ्रष्टाचार है जो ख़त्म नहीं हो रहा है? क्या कारण है खासकर? सर, इसके लिए जिम्मेदार, अधिक जो जिम्मेदारी आती है वो आती है अधिकारियों की। चाहे कोई भी विभाग हो, बिल्डिंग विभाग हो तो जेईई एक्शन, मेंटेनेंस विभाग हो तो जेईई एक्शन। उसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, डैम्स विभाग है, गार्डनिंग विभाग है, एजुकेशन है, इन जो सबके उच्च अधिकारी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो भी भ्रष्टाचार होता है इनकी जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करता तो इनको सजा होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इनको सजा नहीं है। आज बिल्डिंग कितने जेई को बंद किया, किसको जेल भेजा, कितने एई को जेल भेजा, मरने वाले मर गए, उनके अनाथ हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। कौन जिम्मेदार? जब तक जेईई एक्शन इससे उच्च अधिकारी, चाहे डीसी हो चाहे इवन कमिश्नर तक हो, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने, जैसे अभी मालवीय अग्निकांड हुआ, लाइसेंस किसने दिया? क्या उसको भी पकड़ा गया? एक रसोई को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन वहां पे 5 कमरे के 25 कमरे चल रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन? उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई कि कितने पैसे लिए, किस कारण से तुमने उसको दिया? ऐसे जो साकेत के अंदर बिल्डिंग गिरी है, वो व्यक्ति कोर्ट तक पे गया है, वहां पे निगम ने झूठा हलफनामा दिया। आपने सर डीसी जो थे, आपने नाम भी लिया अभी डीसी का, जो सादरा के थे, जो सीबीआई को गया। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा अधिकारी अगर ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो जो नीचे के अफसर हैं वो तो खुलकर भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि नॉर्मली सी बात है कि अगर कोई सोचेगा तो वो सोचेगा कहाँ कंप्लेन करोगे मेरे बॉस को। उन्हें पता है कि मेरा बॉस खुद भ्रष्टाचार है, तो फिर समाधान कहाँ निकलेगा? मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि चाहे अभिषेक मिश्रा हो, चाहे इससे पहले शारदा साउथ जोन के डीसी रहे अंशु सोई, 609 गाड़ियां बेच के खा गए। आज तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनको दूसरा जोन दे दिया गया है। जो बैठे हैं कमिश्नर महोदय, सोचना चाहिए इनका रिकॉर्ड क्या है। इन्होंने जब 609 गाड़ियों गायब किया, ऐसे व्यक्ति को आप एक जोन फ्री दे दिया। किस लिए दे दिया? क्योंकि कमिश्नर महोदय भी चाहते हैं ये कमा के लाए, मुझे कमा के दे। मतलब कुल मिला
कि आप कह रहे हैं तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं कहीं ना। जुड़े हुए हैं। अगर तार नहीं जुड़े होते तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वो दूसरा जोन नहीं देते, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिसके ऊपर जिसका नाम आया हो 609 गाड़ी, जिसका अभी तक स्पष्ट मालूम नहीं पड़ा गाड़ियां कहाँ गई, लेकिन गाड़ी उन्हीं के समय में उनकी देख के बेची गई, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। क्यों ऐसे व्यक्ति को आपने लगाया हुआ निगम में? इसलिए लगाया क्यों उनके कमाऊ पूत हैं। मैं कहना ये कि जितने भी क्यों निगम के अंदर 80% चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो भ्रष्ट हैं। जो 20% उनको ये लोग जीने नहीं देते, उनके कहीं पर सही पोस्टिंग होती है उनको तुरंत वहाँ पर तबादला कर दिया जाता है। तो हम ये है सर, निगम के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं जिस हिसाब से ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। जब कर्मचारियों के हितों की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर फंड का हो जाता है। मान के चलिए एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं लंबित हैं, उनके एरियल सालों से वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको, और अगर लेने के लिए आप सोचिए दुर्भाग्य है शायद हमारे यहाँ के अफसरों का कि उनको एक वकील करना पड़ता है और वो 50 से 40% लेता है। क्या फ़ायदा उनके उस इसमें जो आप बात करें सब कुछ घोटाले भी हुए हैं। जिसके पैसे नहीं बनते थे उसी में टैक्स करा के पैसे ले ली, मेरे समय का मामला है। ये तो जांच का विषय है। जिनके पैसे बनते हैं कर्मचारी उनको पैसा मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। अगर समय से इंसाफ नहीं मिलता तो वो इंसाफ नहीं है। तो इसलिए जो कर्मचारी के हित की बात है, आज हमारी जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है चाहे निगम है, इंसाफ करने में लगी है। लेकिन ये अधिकारी लोग हैं जो भ्रष्ट अधिकारी लोग बैठे हैं, इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैं साथ में कहना चाहूँगा जो चाहे किसी भी पार्टी के निर्वाचित निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो यदि गलत काम की अनुशंसा करते हैं तो उनको लिए कानून होना चाहिए। यदि निगम पार्षद विधायक अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण करते हैं या करवाते हैं और वो साबित हो जाता है तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए और उनको हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। सर एक चीज़ और आपने कहा कि हमेशा इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? क्योंकि अभी जो ओजोन का मामला चल रहा है, एक यहाँ सवाल लाना चाहता हूँ, हमारी जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर देखती है बेसिकली, मुझे तो अभी तक यही पता है, या लोगों के घर बनवाती है? क्योंकि यहाँ तो घर बनवाना आसान है, आप देख लीजिए एक ईंट का रिक्शा मंगवाइए, शायद पुलिस के लोग आ जाते हैं और शायद आराम से इंक्रोचमेंट कर लीजिए आपका। तो मुझे ये लगता था ये तो एमसीडी के अधीन है, ये थोड़ा क्लियर करिए, लोगों को पता लगे कि क्या पुलिस का भी इसमें कोई रोल होता है? निर्माण करवाने में या ध्वस्त करवाने में दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस को केवल एक ही काम कहा गया है, यदि आपको लगता है कि ये गलत निर्माण है तो उसका एक फॉर्म भर के आप एमसीडी में जमा कर दो, सूचना। उसके अलावा कोई रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस से यदि कोई दिल्ली के पुलिस का कर्मचारी आता है तो आप थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए कि ये मुझसे पैसे मांगा है या जो भी आपके साथ व्यवहार करता है। दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को सावधान करना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस को कोई पैसा ना दे, अपना निर्माण अपने नियमों के अनुसार करवाएं, अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है उसी में करवाएं। ये नहीं है कि दूसरे की जमीन को हड़पें या सरकारी जमीन में कब्जा करें। यदि सरकारी जमीन में कब्जा होगा या दूसरे की जमीन हड़पेंगे तो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें पुलिस का रोल होगा। यदि आप अपनी ज़मीन पे नियम के अनुसार आप मकान बनवाते हैं, दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही भी आपका आने वाला नहीं है। यदि आता है तो उसके खिलाफ थाने में, उसी के थाने में एफआईआर दर्ज कराए, हम आपके साथ हैं। मतलब उनको उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि आपके काम पर कोई रोके या कुछ भी करे, वो सिर्फ इतना कर सकता है कि आगे एमसीडी के अधिकारियों को शायद सूचित कर सकता है, वो बेहतर रहेगा। और एक चीज़ और लाना चाहता हूँ सर, यहाँ रेहड़ी पटरी वो भी बहुत बड़ी समस्या है। अधीन किसके आते हैं? एमसीडी के, पर उगाई कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा की जाती है उन गरीब लोगों से। इसे कैसे रोकें? और वो मजबूर हैं देने को, क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, वरना वो कहते हैं कि हम यहाँ लगाने नहीं देंगे, जबकि ये काम अधीन है एमसीडी के। एमसीडी का अधिकारी कोई उन्हें बोल सकता है, अलॉट कर सकता है जगह शायद। सर देखिए, दिल्ली पुलिस सबको मालूम है कि इनसे उगाई करती है। इसमें मैं कहना ये है कि इनकी रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं रेडी पटरी वाले भाइयों से, क्योंकि मैंने भी बचपन में रेडी लगाई है, मैंने भी पटरी लगाई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि रास्ता ना रोकें। आपको अपनी पटरी लगानी है, रेडी लगानी है तो ऊपर की लास्ट में लगाइए। वो सड़क के बीच में लगा लेते हैं, फिर जो सामान लेने आने वाला होता है वो भी ना स्कूटर खड़ा था, गाड़ी खड़ी करता है, जाम लग जाता है। और जाम से जब जाम लगता है तो एम्बुलेंस भी फंसती है, किसी जान भी जा सकती है, गई भी है। तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली पुलिस का कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस सब जगह उगाई करती है। इसके ऊपर कमिश्नर महोदय को और जो हमारे रेखा गुप्ता जी हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि यदि कोई इनसे अवैध उगाई करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि ये बेचारे लोग हैं जो दिन में 500-700 हज़ार रुपये कमाते हैं, इनसे 200-300 पुलिस वाला या निगम वाला ले आता है, जो कि इनके ऊपर अत्याचार। और मैं कहता हूँ इनकी जो हाय है ना, इनकी जो हाय है, इनकी जो बद्दुआ है, जो इनसे रिश्वत लेता है उनके परिवार को नष्ट कर देती है। सर थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा कि जो
मेयर सी बात, आप तो मेयर हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। निगम पार्षद जो होते हैं, आपने खुद कहा, वो भी कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं, उनके एरिया में पता होता है, क्योंकि लोगों का ये आरोप है ज़मीनी स्तर पर कि वहाँ तक जाता है पैसा। क्या इसमें सच्चाई है? और जैसा आपने कहा कि दंड होना चाहिए उनके लिए भी, कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट अगर हो रहा है उनके होते हुए तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत है, क्योंकि सूचना तो उनके पास जा रही है कि सर यहाँ पर एक ऐसा काम हो रहा है। मैं अपने मयूर विहार की बात करूँ सर, जीडीए के पार्क हैं, आप देखिए एक दिन आके वहाँ पर पूरे ग्राउंड फ्लोर वालों ने कब्जा कर रखे हैं। सर देखिए, जहाँ तक आपने निगम पार्षद की बात की, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। बहुत ईमानदार पार्षद हैं, बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, मैंने इसलिए सवाल कहा क्योंकि आप भी निगम पार्षद रहे हैं। बहुत ईमानदार पार्षद हैं, बहुत विधायक पार्षद हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं, जो पार्टी को बदनाम करते हैं, क्योंकि जब निगम पार्षद पैसे लेगा तो उसकी जिस पार्टी से संबंधित है वो भी बदनाम होता है। ऐसे निगम पार्षदों या विधायकों, इनको समाज में भी रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे पार्षदों का, ऐसे विधायकों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे निगम विधायकों को पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए और पकड़े जाने पर, इनका जुर्म साबित होने जाने पर इन पे आजीवन चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए। एक ओजोन का मामला चल रहा है सर, देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें भी वही चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ओजोन का जो मामला एक दिन का तो है नहीं। अगर कोई इमारत इतनी इस तरह वहाँ पर बन के खड़ी हो गई है तो एक दिन में तो नहीं बनी। पुरानी सरकारें या पुराने जितने अधिकारी थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? घर तो तोड़ दिए, ठीक है, ओजोन के तरफ, पर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, चाहे वो पुरानी सरकार के नेतृत्व में रहे या किसी के में भी, क्योंकि उनके अधीन होने के बाद इतनी यमुना को घेरा गया है। देखिए, इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 15 लाख लोग हैं उनकी सुरक्षा का है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, विधुड़ी जी का, मनोज तिवारी जी का। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुराने मकान बन गए हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब कोई नया मकान नहीं बनेगा, अगर नया निर्माण होगा तो उसको ढा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा का उन्होंने बात हुई। आपने बिल्कुल सही कहा, जिन अधिकारियों के समय में बने हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ चली गई अब उसको क्या कहेंगे, लेकिन जो चीज़ बन रही है उस पर उन्होंने एक्शन लेना है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी नए मकान बना, 6-6 मंजिल मकान अभी बन रहे हैं, अभी 5 मंजिल मकान बन रहे हैं, जो बनाने वाले हैं और जो बनवाने वाले हैं, बनाने वाला मालिक और बनवाने वाले ये अधिकारी लोग, इन दोनों पे FIR दर्ज होनी चाहिए। इनको जब तक जेल में नहीं डालोगे तब तक ये मामला सुधरने वाला नहीं है। इनको तुरंत, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग मान लो थोड़ी ईंटें लगी है तो आपको 2 दिन में 4 दिन में लग जाएंगी, लेकिन 3-3 4-4 लेंटर पड़ गए, एक दिन में नहीं पड़े। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो JE से लेके DC तक सबको जेल में डाल देना चाहिए कि ये बनी तो बनी कैसे, क्यों इसलिए बनी है कि तुमने उसका हफ्ता लिया, उसका पैसे लिया, मोटा पैसा लिया है। वो व्यक्ति अपना लाखों रुपए जीवन पूंजी लगाने के मकान में, और उसके बाद जब कोई कंप्लेंट ऊपर से आती है तो उसको तोड़ भी देते हैं, वो पैसा भी देता है और मकान भी अपना तोड़वाता है। मैं इसमें जो मकान मालिक हैं उनसे ही कहना है, भाई अपना मकान बनाओ, अपनी ज़मीन पे बनाओ, नक्शे से बनाओ। जितना पैसा ये JE, AE और अधिशासी अभियंता या DC मिलके जो आपका लाखों रुपये लेते हैं, उससे कम में आपका नक्शा पास होता है। और नक्शा पास होने के बाद आपके मकान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बनवाइए ना आप इनसे डरने की जरूरत नहीं है। नक्शा पास करवाइए, अपना मकान बनाइए, आपको जीवन भर तसल्ली मिलेगी। और कोई भी उल्टा सीधा, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे JE हो, चाहे कोई भी, आपके मकान में फटकेगा नहीं। लोग सवाल ये उठता है कि कैसे जाने कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए, लोग अभी तक ये मानना था कि अगर लोन हो जाता है लोगों को तो लगता है उन्हें कि बैंक ने लोन कर दिया तो अच्छी जगह। पर अब देखना है कोई ऐसा आया कि कई केसेस ऐसे हैं कि लोन है उस पर वो अनऑथराइज थी, अनलीगल थी, तोड़ दिया गया है उन्हें। अब वो बेचारा क्या करे, उसने अपने घर बार, गाँव की ज़मीन सब बेच के यहाँ एक आशियाना बनाया। उन लोगों को क्या, और उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। जो बिल्डर थे, जो मोटा मुनाफा लेके कहीं ना कहीं साइड लाइन हो गई। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो लोन वाला मामला है, आप देखोगे 100% जो लोन देने वाले प्राइवेट बैंक है। हाँ, प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल, गवर्नमेंट बैंक नहीं है। प्राइवेट बैंकों ने दिया, मत दो। उनका एक अध्यादेश आना चाहिए, जिन बैंकों ने लोन दिया है उस पर लोन दिया है और वो मकान सही जगह नहीं है, गवर्नमेंट लैंड पे या ओ जोन में है, यदि उसका मकान टूटता है तो लोन वापस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको लोन वापस करने का छूट मिलनी चाहिए, उसको लोन वापस नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का दर्ज लाना चाहिए। बैंकों में भी इतना भ्रष्टाचार है, अगर कोई कागज़ नहीं है आपके, कुछ भी दिक्कत नहीं, वो सब कुछ अवेलेबल करा देते हैं। और क्योंकि कमीशन खोरी के चक्कर में मोटी आपका लोन करा देते हैं, और मकान मालिक को लगता है कि चलिए लोन हो गया, इसका मतलब मेरा सब ठीक है, और बाद में पता चलता है कुछ सालों बाद ही तो अनऑथराइज है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि
बड़ा सो देखिए, आपके जो भी मकान लेते हैं आपके जीवन भर की पूंजी होती है। बहनें अपने गहने बेच देती हैं, सारी जमा पूंजी इधर से रिश्तेदारों से पैसे ले लिया जाता है, तब जाके एक छोटा सा मकान खड़ा होता है। उस मकान को तोड़ दिया जाता है, उसके दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन है कि मकान लेते वक्त कोई जांच करे, और जांच करने का सस्ते के चक्कर में ना पड़े, चाहे थोड़ा महंगा लें, अच्छी जगह पे लें, दुरुस्त लें, ताकि आपके जीवन भर की कमाई ख़त्म ना हो, आपको सुकून मिले, चैन से मकान में रह पाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो मकान जो बिकते हैं, 5वीं मंजिली बिक जाते हैं, 6ठी मंजिली बिक जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल सब रजिस्ट्रार का है। आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप चाहें तो आप किसी के साथ मिलके मैं मकान की रजिस्ट्री करवा लीजिए, वो पूछेंगे नहीं आप। मंजिल 7वीं मंजिल की रजिस्ट्री भी हो रही है। 6ठी, वो दुर्भाग्य है। देखिए एक हमारे दिल्ली नगर निगम ने बिल्डिंगें बुक की हुई है, उनके पास लिस्ट है, लेकिन वो बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस 20 से 50 हजार 2 लाख रुपए तक लेता है स्टैंप ना लगाने के। वो कहता है मैं स्टैंप नहीं लगाऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, रजिस्ट्री हो जाती है। जबकि उसकी रजिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, या होनी चाहिए तो उस पर स्टैंप लगनी चाहिए। स्टैंप ना लगाने के पैसे ले लेते हैं। 5वीं 6ठी मंजिल, मैंने अभी आज के में अखबार में लेख छपा है, मैंने उसमें साफ कहा है कि जो बिल्डिंग बिक रही है, जिस बिल्डिंग का फ्लैट बिक रहा है, उस बिल्डिंग का नक्शा होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है, फिर अपर ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसके ऊपर की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और किस किस को बेचा गया, खाली है, कौन मालिक है, लिखा होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जो 5वीं 6ठी मंजिल है उस पर लिखते हैं टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर छत की रजिस्ट्री अलग से करवा लेते हैं कुछ लोग, ताकि उस पर और बना सकें आने वाले टाइम में। टॉप फ्लोर लिख के रजिस्ट्री हो जाती है। जितने आपको टॉप फ्लोर लिखे हुए मिलेंगे 90% गड़बड़ झाला है। और जो हमारा जो लेने वाला ये पता नहीं कि कौन सा टॉप है वो। मंजिल का नाम खुला ही नहीं, मंजिल का खुलासा होना चाहिए। और ये जितने सब रजिस्ट्रार हैं, जितने रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनके अंदर। अगर मान लो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो बनेंगे कैसे, और बनेंगे तो बिकेंगे कैसे। इनको सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार फैलाने में सहयोग दिया हुआ है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने दिया हुआ है। वहाँ कोई कार्यप्रणाली सही नहीं है, वहाँ एक ही काम चलता, पैसा पैसा पैसा। और ये सब पैसा नीचे से लेकर ऊपर सब अधिकारियों में बढ़ता है। क्यों नहीं कहा करते भाई, टॉप फ्लोर की सारी रजिस्ट्री निकाल लो आप। और मैंने एक और बात कही है, जब रजिस्ट्री होगी तो जो मकान का मालिक है, जो आपको फ्लोर बेच रहा है, वो लिख के देगा कि मेरा ये लीगल बना हुआ है। अगर ये इनलीगल हुआ, इस पर कोई कार्रवाई हुई, तो मैं 12% ब्याज के साथ इसके पैसे वापस करूँगा। ये लिख के देना, देखना कैसे गलत काम हो जाएगा। उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और वो एफिडेविट झूठा निकला उसको सजा भी होगी, कोर्ट उसको सजा देगी, और जिसको से मकान बेचा उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें लागू हो जाए तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। चाहे दिल्ली नगर निगम में बिल्डिंग विभाग का भ्रष्टाचार हो, चाहे सब रजिस्ट्रार में फैला हुआ बड़े पैमाने में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, सब खत्म होगा। आखिरी सवाल चलते चलते, जिस वक्त आप मेयर थे शायद बजट की बहुत प्रॉब्लम थी, उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें थी, ये बात, पर अब बहुत बेहतर है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। सफाई कर्मचारियों का मुद्दा हमेशा से धरना और कई जगह देखिए वो अपनी मांगों को लेकर बैठे रहते हैं। इनकी परेशानियां सर कब सॉल्व होंगी, और ख़ासकर इस पॉलिसी को कब चेंज करेगा नगर निगम की? भैया लास्ट टाइम रिटायरमेंट से 1-2 जो मिल जाते हैं उनको पक्का करते हैं, और पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही निकल जाता है। हर कर्मचारी मैं कवर करता हूँ ज़मीन पर, तो मुझे पता है कि वो चाहता है कि कम से कम 2-4 साल पहले भी हो जाए, ताकि जो सरकारी सैलरी होती है उसका वो अनुभव कर पाए। इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप मेयर हैं तो आपसे बेहतर नहीं बता सकता कोई इसको। अभी इस पर हमारे समय काम हुआ था, और भी लगातार काम चल रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पक्का किया गया, और इस पर और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि क्योंकि अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, इन पर और तेज़ी लाएंगे, और जो उनका हक उनको मिलना चाहिए वो समय से मिलेगा। भ्रष्टाचार आप उजागर करते रहते हैं, ऐसा क्या अब नई कड़ी आने वाली है? मैं पूछ लूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। किस मुद्दे पर काम चल रहा है सर इस वक्त? इस टाइम जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, देखिए मैंने कई 2 चैनल पे भी कहा है कि मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली के विकास के लिए दिया है, हजारों करोड़ रुपया दिल्ली के विकास के लिए दिया है। लेकिन आज ये पैसा बड़ी संख्या में इन अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, निर्माण कार्य सही नहीं हुआ, नाला बन रहा है तो घटिया सामग्री लग रही है, सड़कें बन रही हैं तो घटिया सामग्री लग रही है। सड़कों पे कहा जाता है कि सड़कों तोड़ के बनानी है, तोड़ के नहीं बनाते, आधा पैसा खा जाते हैं। 19-20 नहीं,
ये लोग 10-20 मतलब जितना। और हैरानी की बात यह है कि जेई हो, एई हो, एक्शन हो या इनसे ऊपर के अधिकारी हो, सबके पास किसी 1%, किसी 2%, किसी 3%। और सबसे बड़ी बात जो है, जो एक अधिकारी बैठा हुआ भी पकड़ा भी गया था, कि यही पकड़ा गया था, जिसका काम होता है कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक करना। वो क्वालिटी और कंट्रोल को जो जब फाइल जाती है वो केवल पैसे लेता है। जितना बड़ा काम उसके हिसाब से 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेता है, वो घटिया क्वालिटी को बढ़िया बता देता है। तो ये और सवाल सर मुझे याद आ गया आपकी बातों से, एक है लीगल भ्रष्टाचार, जो मैंने नाम दिया, मैंने कई प्रोग्राम किए इस पे। लीगल भ्रष्टाचार ये है सर, इस पे कैसे अंकुश लगेगा कि आप देखिए हमारे आसपास गली मोहल्लों में एक रोड बिना बनी सालों पड़ी रहती है, और अचानक कुछ दिन बाद वो बन जाती है। बड़े लोग खुश होते हैं कि चलिए अच्छा हो गया, पर बन के तैयार नहीं होती सर, उसके तुरंत बाद, शायद हो सकता है 10 दिन 15 दिन, वो दोबारा खुद जाती है। क्या ये लीगल भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आपस में डिपार्टमेंट को, और पता चलता है उसी वक्त कि अरे पानी की लाइन रह गई थी यहाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को एनओसी ले कंफर्म करे कि हम रोड बनाने जा रहे हैं, अगर आपको कोई पाइपलाइन डालनी है तो भी डाल सकते हैं, 1 महीना और रुक सकते हैं, देश का पैसा बच सकता है सर। ये लीगल भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं, क्योंकि ठेका जितना बड़ा उतनी जड़ी मोटी कमीशन। ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मैंने भी इसके लिए कहा है कि जब कोई गली बननी हो या सड़क बननी हो, तो वहाँ पे पानी की लाइन, सीवर की लाइन पहले ही चेक कर लें, चेक करें, और चेक करने के बाद सड़क को बनाएं। अगर खराब है तो वो डिपार्टमेंट तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए सड़क की पानी की लाइन भी ठीक है, सीवर की लाइन भी ठीक है, उससे पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। और ये मैं इसमें लीगल या इलीगल वाली बात इसलिए नहीं करना चाहा, क्योंकि ना हमने देखा गया कि 15-15, 20-20 दिन, महीना इससे सड़क खुद ही पड़ जाती है, ताकि लोग कनेक्शन ले लें अपने। और लेकिन लोगों को में देखा गया कि जब सड़क बन जाते हैं, महीना फिर कनेक्शन लेना चालू करते हैं। ऐसे भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि सड़क खुद ही आती है तो पैच पड़ जाता है, वो जो नई सड़क की जो लुक होती है वो खत्म हो जाती है, और जब कोई स्कूटर भी निकलता है तो उस पर धचका लगता है। तो इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बेबाकी से सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। अग्रवाल साहब थे। हमेशा सोशल पे तो आप देखते ही हैं, तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि आप लोगों की मुलाकात कराऊं। आज बात हो गई तो आपके सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं। अब आप देख लीजिए, घर बनाना है तो क्या आपको सावधानी बरतनी है। और पुलिस पर खुलकर बोला उन्होंने कि कहाँ भ्रष्टाचार है, अगर कोई पुलिस वाला आए तो आपको क्या करनी है, एफआईआर करा सकते हैं उसके खिलाफ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये मान के चलिए, अगर प्रॉपर्टी जो है ना पूरी, ये डीडीए और एमसीडी का अधिकार है, पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।